क्या आप स्टॉक मार्केट के लिए कोई इंस्टाग्राम पेज फॉलो करते हैं या कोई टेलीग्राम ग्रुप या कोई यूट्यूब चैनल और वहाँ के जो मॉडरेटर्स हैं आपको जो बोलते हैं आप उसी हिसाब से स्टॉक पिक कर लेते हैं। आपको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, आप खुश हैं और अपने आप से कुछ सीखना नहीं चाह रहे क्योंकि कोई और मेहनत कर रहा है और हमें उसका फल मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ये स्टॉक मार्केट काफ़ी क्रूएल है जनाब। ये मार्केट बुज़दिलों के लिए नहीं है, ये मार्केट कमज़ोरों के लिए नहीं है। बहुत लोगों को इसने अमीर बनाया है और बहुत लोगों को इसने गरीब बनाया है। अगर आप खुद से एनालिसिस नहीं करोगे एक स्टॉक का, दूसरों के मेहनत पे कंप्लीटली डिपेंड करोगे, तो एक ना एक दिन आएगा जब आप अपना सारा पैसा गवा दोगे, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े लोग भी हवा हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें एक स्टॉक को एनालिसिस करने का तरीका खुद से सीखना पड़ेगा अगर हम इस मार्केट में अच्छे से सस्टेन करना चाहते हैं। तो एक स्टॉक को एनालिसिस करने का दो तरीका होता है, एक फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। ये सफर काफी लंबा है, इसको सीखने का जो तरीका है वो एक दिन में खत्म नहीं होता है, आपको धीरे धीरे करके सीखना पड़ेगा। मैं बस आज फंडामेंटल एनालिसिस का सफर शुरू करना चाहता हूं। आज मैं आपको बेसिक रेशियोज के बारे में बताना चाहता हूं जिसके थ्रू आप एक स्टॉक के वैल्यू को समझ पाओगे। वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग के बारे में बताना चाहता हूं, वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग क्या है, हमें क्यों करना चाहिए, ताकि आपको पोटेंशियल स्टॉक्स पिक करने में हेल्प हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मुझे बहुत डीमोटिवेटेड फील होता है। एंड वो लोग जो वीडियो को डिसलाइक करते हैं, प्लीज आप कमेंट में लिख दीजिएगा मेरा वीडियो में क्या प्रॉब्लम है, मुझे उससे बहुत हेल्प मिलेगी और मेरे चैनल को ग्रो करने में और ज्यादा मदद मिलेगी। तो इसी के साथ मैं अलकेश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल फिनेस्टोपेडिया में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस का डिफरेंस अच्छे से समझना पड़ेगा। हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, आई होप उसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एक एग्जांपल ले लीजिए कि आप किसी शादी में जा रहे हैं या किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, आपको कोई एक इंसान मिलता है, वो इंसान कुछ वियर्ड बिहेव कर रहा है, इगोइस्टिक बिहेवियर शो कर रहा है। आपने उसको जज किया उसके प्रेजेंट बिहेवियर पे कि वो आदमी इगोइस्टिक है, ठीक नहीं है, आदमी अच्छा नहीं है। ठीक है, दूसरा आपका दोस्त है, उस बंदे को 10 साल से जानता है, उसको पता है वो आदमी दिल से अच्छा है, लेकिन लोगों को उसको समझने में मुश्किल हो जाता है। यहाँ आप है जो उसको इगोइस्टिक समझ रहे हैं, यहाँ आपके दोस्त है जो उसको अच्छा समझ रहे हैं क्योंकि वो उससे जानता है। ये जो पहला केस है वो टेक्निकल एनालिसिस का केस है। स्टॉक मार्केट में जो प्राइस मूवमेंट है उसको देख के स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसका प्रेजेंट बिहेवियर को देख के उसका प्राइस प्रेडिक्शन करने वाले को हम टेक्निकल एनालिसिस में शामिल करते हैं। वही एक स्टॉक को बेस को समझ के, उसके फंडामेंटल्स को समझ के उस पे इन्वेस्ट करने का जो तरीका है उसको हम फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम जस्ट उसके प्रेजेंट बिहेवियर को नोटिस करते हैं, प्रेजेंट बिहेवियर को स्टडी करते हैं। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस में हम लॉन्ग टर्म बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है फंडामेंटल एनालिसिस में। फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे पहली चीज जो है वो है शेयर और इक्विटी शेयर। शेयर 3 ग्रुप ऑफ पीपल के पास हो सकता है। पहला होता है प्रमोटर्स, जिनके पास कंपनी की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है या जिन्होंने कंपनी को शुरू किया है। दूसरा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे अपना LIC। तीसरा रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे हम जैसे लोग। इन तीनों के पास जितने भी शेयर्स है उन तीनों का सम कर देंगे तो जो नेट नंबर ऑफ शेयर्स आता है उसे हम आउटस्टैंडिंग शेयर्स बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड बाय रिटेल इन्वेस्टर्स, प्रमोटर्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है मार्केट प्राइस और LTP। स्टॉक मार्केट में आपने देखा होगा हर टाइम हर सेकेंड चेंज होता रहता है प्राइस। एक इंस्टेंट पे जो प्राइस होगा उसी को सिंपली हम मार्केट प्राइस और LTP बोलते हैं। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर एक कंपनी के पास 100 शेयर्स है और मान लीजिए 20 शेयर्स प्रमोटर के पास है और 80 शेयर रिटेलर्स और आपका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है, ये 20 शेयर्स प्रमोटर के पास है और ये 80 रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है, तो ये शेयर ही ट्रेड हो सकते हैं स्टॉक मार्केट में, ये नहीं। आप अगर कुछ शेयर खरीदना चाहते हैं आपको इन्हीं में से खरीदना पड़ेगा, इन्हीं में से कोई आदमी आपको बेचना पड़ेगा शेयर, तभी आप खरीद सकते हो। ये शेयर आप नहीं खरीद सकते। कल परसों अगर ये चाहे बेचना तभी आप खरीद पाओगे। अगर प्रमोटर नहीं चाहते वो अपना शेयर बेचना तो आप यहां से
शेयर नहीं खरीद सकते। इसको हम नॉन ट्रेडेबल शेयर्स बोलते हैं और इसको हम ट्रेडेबल शेयर बोलते हैं। आप नॉन ट्रेडेबल से तभी खरीद पाओगे जब अपना प्रमोटर खुद बेचेगा, खुद विल करेगा बेचने के लिए, तभी आप खरीद सकते हो, नहीं तो आपको इन ट्रेडेबल शेयर्स में से ही एक खरीदना पड़ेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है मार्केट कैप। मार्केट कैप को सिंपली बोलने जाए तो टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू करेंट मार्केट प्राइस। आप इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक फ्री फ्लोट मार्केट कैप, दूसरा रेस्ट्रिक्टेड मार्केट कैप। फ्री फ्लोट मार्केट कैप मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड बाय इन्वेस्टर्स बोथ रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इनटू करेंट मार्केट प्राइस। लेकिन रेस्ट्रिक्टेड मार्केट कैप इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड बाय प्रमोटर्स इनटू करेंट मार्केट प्राइस। मार्केट कैप के बेसिस पे हम एक कंपनी को तीन पार्ट में तोड़ सकते हैं। पहला लार्ज कैप जिसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ज्यादा है, दूसरा मिड कैप जिसका 500 CR से 10,000 CR के बीच में है, तीसरा स्मॉल कैप जिसका 500 करोड़ से कम है मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, आपने अगर देखा होगा निफ्टी 50 में 50 कंपनीज है और सबसे ऊपर अभी रिलायंस है जिसका वेटेज 10% है, फिर उसके बाद HDFC है जिसका 9 या 8% के आसपास है। कभी आपने वंडर किया ये परसेंटेज और रैंक किस बेसिस पे दिया है? ये चीज मार्केट कैप पे बेसिस पे दिया जाता है। कौन सा मार्केट कैप? फ्री फ्लोट मार्केट कैप। जिस कंपनी का सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंक होगा उसका मार्केट कैप, फ्री फ्लोट मार्केट कैप आई शुड प्रिसाइसली से, वो हाईएस्ट होगा और ये जो परसेंटेज है वो कितना अमाउंट ऑफ मार्केट कैप होगा फ्री फ्लोट, उसके बेसिस पे दिया जाएगा। तो इन ए नटशेल अ कंपनी इज रैंक्ड इन निफ्टी 50 बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। जब आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स को रीड करोगे तो आपको तीन टर्म मिलेगा ही मिलेगा। पहला मार्केट वैल्यू, दूसरा बुक वैल्यू और तीसरा फेस वैल्यू। मार्केट वैल्यू मतलब मार्केट प्राइस, जिस प्राइस पे प्राइस शेयर ट्रेड कर रहा है एट एनी इंस्टेंट वो चेंज होगा, एवरी माइक्रो सेकेंड चेंज होगा, एवरी मिली सेकेंड चेंज होगा, उसे हम मार्केट वैल्यू बोलते हैं। फेस वैल्यू क्या है? इट इज द वैल्यू पर शेयर व्हिच इज लिस्टेड इन द बुक्स एंड शेयर सर्टिफिकेट्स। जब एक कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है तो फेस वैल्यू लिख देती है वहां पे कि फेस वैल्यू 1 रुपए होगा या 10 रुपए होगा। फेस वैल्यू हर एक मोमेंट पे चेंज नहीं होता, ये मार्केट वैल्यू जैसा नहीं है। ये तभी चेंज हो सकता है जब बोनस दिया जाता है या कोई स्प्लिटिंग होता है या कोई कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, तभी ये चेंज होता है। ये वही शेयर प्राइस है जो शेयर सर्टिफिकेट्स पे लिस्टेड रहते हैं। फिजिकल सर्टिफिकेट्स पे जो लिस्टेड रहते हैं उसे हम फेस वैल्यू बोलते हैं। तीसरा जो है वो बुक वैल्यू है। अगर कल परसों कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, डूब जाती है, तो अपने एसेट्स बेच के कितना पर शेयर वो लोगों को दे सकते हैं उसे हम बुक वैल्यू कहते हैं। मान लीजिए एक कंपनी का बुक वैल्यू है 45 रुपीज और उसका शेयर प्राइस है 100 रुपए। कल परसों ये कंपनी डूब जाती है तो आपको सिर्फ 45 रुपीज ही मिलेगा। बैंकरप्ट हो सकती है कंपनी, क्यों नहीं हो सकती? अगर वो डूब जाती है, अपने जो एसेट्स है उसको लिक्विडिफाई कर देती है, बेच देती है, तो पर शेयर अपने शेयर होल्डर्स को कितना अमाउंट दे सकते हैं उसे हम बुक वैल्यू कहते हैं। गाइस, मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो होता है उसे हम डेट टू इक्विटी रेशियो बोलते हैं। डेट मतलब उधारी, लोन। एक कंपनी का लोन कितना है, वो कितना अमाउंट का लोन लेके रखा है। जिस कंपनी के पास लोन ज्यादा होगा वो एटम बम से कम नहीं है, कभी भी फट सकता है। डेट मतलब लोन फंड्स, किसी से लिया हुआ फंड्स। इक्विटी मतलब ओन फंड्स, खुद का फंड। डेट बाय इक्विटी रेशियो अगर ये 2 से ज्यादा होता है आइडियली, तो कंपनी खतरनाक माना जाता है। कंपनी के पास बहुत ज्यादा लोन है। डेट बाय इक्विटी रेशियो अगर 3 हुआ तो कंपनी के पास 1 रुपए है लेकिन कंपनी को देना 3 रुपए है। 3/1, 1 रुपए है उसके पास, उसको देना 3 रुपए है। ज्यादा अगर उधारी होगा कंपनी का किसी के ऊपर, वो कंपनी कभी भी बर्बाद हो सकती है, कभी भी खत्म हो सकती है। वो एक टाइम बम जैसा है, कभी भी फट सकता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। नाम ही सेल्फ एविडेंट है। अगर ईपीएस 40 है तो आप एक शेयर के अगेंस्ट 40 रुपए कमा रहे हो। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा? नेट इनकम माइनस डिविडेंड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। जितना भी आपका इनकम हुआ उससे डिविडेंड निकाल लीजिए और नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दीजिए। अब आप मुझे पूछोगे हर क्वार्टर ईपीएस चेंज होता रहता है, क्यों? हर क्वार्टर अर्निंग्स तो डिफरेंट होगा, है ना। हर एक कंपनी क्वार्टर वाइज रिजल्ट्स पब्लिश करती है, तो हर क्वार्टर अलग अलग अर्निंग्स आती है। तो ईपीएस में कौन सा क्वार्टर हम यूज करें, उसके लिए हमें लास्ट 12 मंथ्स, लास्ट 4 क्वार्टर्स का इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा, एड अप करना पड़ेगा। उसे हम ईपीएस टीटीएम बोलते हैं।
अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ। जैसे कि आपको पता है Q1 कंप्लीट हो चुका है इस फाइनेंशियल ईयर का, तो हम इसके अर्निंग्स को लेंगे और प्रीवियस ईयर के लास्ट 3 क्वार्टर्स को लेंगे, मतलब Q2, Q3, Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021, Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21-22। गाइस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको फंडामेंटल्स, इनिशियल फंडामेंटल समझ में आ गया होगा। मैं इस वीडियो सीरीज को और कॉम्प्लिकेटेड बनाता जाऊंगा। ये तो बेसिक लेवल्स है। मैं आपको बैलेंस शीट समझाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कैसे रीड करना है वो समझाऊंगा, क्वार्टरली रिजल्ट्स को कैसे रीड करना है वो भी समझाऊंगा, कैश फ्लो भी समझाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा, मुझे और मेरे चैनल को प्यार देना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मेरा मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। आप अपना सपोर्ट बना रखिए और मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छे कंटेंट्स डिलीवर करूं। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।